और लगातार हम डिस्कशन कर ही रहे हैं। निरंजन जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? जी सुनील जी, मेरे को आवाज बहुत अच्छे से आपकी आवाज सर मेरे पास आ गई। सर, देखा जाए कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को केंद्र सरकार ने जो बात कही उसको लेकर सियासत जोरों पर हो रही है और यह भी कहा जा रहा है कि सरकार की तरफ से कि इसके आने के बाद कर्मचारियों को काफी फायदा मिलेगा, लेकिन विपक्ष सरकार को घेर रहा है। उनका कहना है कि पुरानी पेंशन हम बहाल करेंगे जब हम आएंगे। इसे किस प्रकार से देखा जाए यूनिफाइड पेंशन स्कीम को? देखिए सुनील जी, जिस तरीके से अभी केंद्र सरकार यानी कि ये 2024 के बाद में जो चुनाव परिणाम आए हैं और इसके बाद में जिस तरीके से केंद्र सरकार की है, यूं कहे कि मोदी जी की सरकार में थोड़ा लचीलापन आया है, उसी का परिणाम है कि जो अभी तक जो मांग होती आई थी ओपीएस की और सरकार जिस तरीके से इस चीज से बचने का प्रयास कर रही थी, अब उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाला और वो निकाला यूपीएस। और यूपीएस के अंदर जो अभी मेरे पूर्ववर्ती जो वक्ता थे अर्थशास्त्री राणा जी जो आपने बुलाए हुए, जो जैसे वो बता रहे थे, पहले केंद्र सरकार का जो इसके अंदर भागीदारी होती थी वो 14% की होती थी, जिसको बढ़ा करके सरकार ने अब 18.5% कर दिया है। और ओपीएस से इसमें अंतर ये है कि ओपीएस के अंदर जो सेवादाता है उसकी कोई भागीदारी नहीं होती थी, लेकिन यूपीएस के अंदर भी उसका 10% हिस्सा इसके अंदर रहेगा, यानी कि 10% की भागीदारी उसकी रहेगी। लेकिन इसके अंदर जो सेवा कर्मचारी है या यूं कहें कि जो वो सेवा मुक्त जब आदमी होगा तो उसको एक चीज का लाभ ये होगा कि उसको जो अंतिम 12 महीने जो उसकी सेवा के हैं उनका जो एवरेज निकलेगा, यानी कि उसकी जो तनख्वाह थी, उसकी जो सैलरी थी, उसका जो एवरेज निकलेगा उसका 50% उसको पेंशन के रूप में सरकार देगी। और ये न्यूनतम आप ये मान के चलिए कि 10,000 रुपए से ऊपर होगा, यानी कि अगर किसी की सैलरी मान लीजिए है तो कम है और उसकी अगर 10,000 से नीचे की पेंशन बनती है तो भी सरकार उसको 10,000 से ऊपर की पेंशन उसको देगी। और इसके अंदर जो अभी जिसको कहते हैं मिनिमम वेजेज लागू है, उस हिसाब से आप ये मान के चलिए कि मिनिमम 15,000 से ऊपर की पेंशन तो मिलनी ही मिलनी है, एक बात। दूसरी बात, और ये इसके अंदर अगर कुछ खामी है तो वो खामी ये है कि किसी भी व्यक्ति को 12 से 25 वर्ष तक इसके अंदर सेवा के अंदर रहना पड़ेगा, यानी कि उससे पहले अगर 25 वर्ष की सेवा से पहले अगर कोई इसके अंदर सेवा मुक्त होता है तो कहीं ना कहीं उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन एनपीएस और यूपीएस अभी सरकार का मेरे को ये चीज समझ में नहीं आई वो करेगी, दोनों सेवाएं जो है वो पैरेलल चलेंगी। कोई भी व्यक्ति जो 2004 के बाद में जो सेवा में आया है वो व्यक्ति एनपीएस में भी रह सकता है और वो यूपीएस की सेवा भी, यूपीएस के अंदर भी अपने आप को ला सकता है। तो अब ये चीज मेरे को समझ में नहीं आई कि इसका उद्देश्य क्या है। हालांकि मेरा जितना मैंने इसका मूल्यांकन किया है जी, इसके अंदर केंद्र सरकार के जो 23 लाख कर्मचारी है उनको इसके अंदर एक लाभ होने वाला है। उनको कुछ जिसको कहते हैं एक जिसको वो सोशल सिक्योरिटी की बात करते थे, और इसके अंदर केंद्र सरकार के ऊपर फिलहाल का अनुमान ये बात कहता है कि 6250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त सरकार के ऊपर बोझ पड़ेगा। लेकिन वो कोई अलग बात, वो एक अलग विषय है। लेकिन वास्तविकता ये है कि जिस तरीके से आज की तारीख में जो राजनीति हो रही है या यूं कहें कि जो राजनीतिक प्रोपेगेंडा हो गया, वो सुनील जी आप ये देखेंगे कि समझाने और भरमाने की राजनीति हो गई है। आज कोई कांग्रेस ये कह रही है, निरंजन जी, कांग्रेस ये कह रही है कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, हमारी सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन स्कीम को फिर से बहाल किया जाएगा। सुनील जी, मैं आपसे वही निवेदन करने लगा था कि जो कांग्रेस आज इसका विरोध कर रही है, यूपीएस का विरोध कर रही है या एनपीएस का विरोध कर रही है, वही कांग्रेस 2004 के बाद में जिस तरीके से एनपीएस यानी कि जो पुरानी पेंशन स्कीम को हटा करके नई पेंशन स्कीम की जो अवधारणा ली गई, वो मेरे हिसाब से यूपीए के शासनकाल के अंदर ही वो ली गई और 2006 के बाद में उसको लागू किया। तो अब मेरे को यही चीज समझ में नहीं आई कि कांग्रेस को अगर ये चीज यानी कि वो पहले गलत थे या वो अब गलत है, पहली बात। और दूसरी बात इसके अंदर देखिए सुनील जी, मैंने क्या कहा कि आज की तारीख में राजनीति केवल जिसको कहते हैं ना हमारे यहाँ नंग मलंग वाली राजनीति चल रही है, यानी कि कुछ भी बोल दो उसका कोई मूल्य नहीं है, केवल और केवल उसको जिसको कहते हैं एक रफू करने पे लग जाते हैं या जनता को भरमाने पे लग जाते हैं। और कहीं ना कहीं जो सत्ताधारी दल है वो इसके अंदर समझाने में कहीं ना कहीं असफल रह रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए जो पेंशन है वो हमारे यहाँ जो कर्मचारी हैं जो सरकारी सेवा में है वो दो, एक तो केंद्र सरकार की सेवा में होते हैं और एक राज्य सरकार की सेवा में होते हैं। तो भाई अगर आपको ओपीएस इतना बढ़िया लग रहा है, आप कह रहे हैं कि हमारी केंद्र में सरकार आएगी हम लागू करेंगे, तो आज की तारीख में
जो 12-13 राज्य बीजेपी शासित या बीजेपी गठबंधन शासित जो 12-13-14 राज्य हैं, उनको छोड़ करके बाकी के जो राज्य हैं वो तो जिसको कहते हैं अपोजिशन शासित राज्य है, चाहे उसके अंदर बंगाल ले ले, पंजाब ले ले, तमिलनाडु ले ले, कर्नाटका ले ले, तेलंगाना ले ले। तो कहने का तात्पर्य आप उन राज्यों से शुरू कीजिए ना, आप उन राज्यों से शुरू करके आप लोगों के सामने एक मॉडल दिखाइए। लेकिन वास्तविकता ये है कि जब अपने राज्य के अंदर जाते हैं तो कहते हैं हमारे पास फंड नहीं है, उल्टा जो चीजें वहां पे जो सैलरी है वो सैलरी भी लोगों को समय पर नहीं मिल रही, उसके लिए इनको पेट्रोलियम के दाम बढ़ाने पड़ते हैं, या इसको कहते हैं कि राजस्व का और अलग अलग प्रकार से इनको एक व्यवस्था बनानी पड़ती है सरकार के ऊपर, अतिरिक्त जनता के ऊपर अतिरिक्त कर डाल करके। हालांकि केंद्र के अंदर जब हम सरकार में आएंगे, वो ये कहते हैं जब केंद्र में सरकार के आएंगे तो हम पूरे देश में लागू करेंगे। ये चीज मेरे को समझ में नहीं आई, चाहे जातिगत जनगणना की बात करें, चाहे SC ST OBC की बात करें, चाहे रिजर्वेशन की बात करें। भाई अभी एक पूर्व डिबेट आपसे पहले एक दूसरे चैनल पे डिबेट में चल रहे थे, तो उसके अंदर इसी मुद्दे पे चर्चा चल रही, तो मैंने उनको पूछा ठीक है सर, कांग्रेस के आज की तारीख में 3 राज्य शासित, वहां से आप अपने मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दलित समाज से लाइए, पिछड़े समाज से लाइए, आप वहां पे तो अपने यहाँ तो लागू करते नहीं है, दूसरे के यहाँ आकर के, यानी कि पर उपदेश सगुन बहुतेरे, ये चीज कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से अथरती है। ठीक है सर। निरंजन जी, विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार सारा फंड जो देश के विकास के लिए लगना चाहिए और काम के लिए लगना चाहिए, वो सारा फंड इन स्कीम पेंशन्स में दे देगा, तो फिर ग्रोथ रुक जाएगी। मतलब कह रहा है विपक्ष तमाम सवाल खड़े कर रहा है, वो ये भी कह रहा है ये तो बहुत गलत डिसीजन लिया है, इससे कोई फायदा देश को होने वाला नहीं है। सुनील जी, पहले तो जो यूपीएस है उसके अंदर एक उसका प्रावधान और है, वो भी मैं आपके दर्शकों को बताना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि जो यूपीएस लागू हो रही है, ये साथ में इसके अंदर ये भी जोड़ा गया है कि जो खुदरा महंगाई दर है ये उसके साथ चलेगी, यानी कि अगर खुदरा महंगाई की दर अगर ऊपर चली गई तो पेंशन की जो रकम है उसके अंदर भी अपने आप एकाएक बढ़ोतरी हो जाएगी। यानी कहने का तात्पर्य यही है कि वहां पे भी लोगों को एक सिक्योरिटी भी दी जा रही है कि भाई अगर मान लीजिए महंगाई बढ़ती है और पेंशन अगर आदमी की उतनी रहती है तो कहीं ना कहीं वो उसको थोड़ा सा परिवार चलाने में या समझ लीजिए गुजारे के अंदर थोड़ा समस्या आती है। लेकिन अब जो आपने सवाल पूछा मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। देखिए, निश्चित रूप से विपक्ष आज की तारीख में जो राजनीति कर रहा है वो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से केवल और केवल भरमाने की राजनीति कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि चिट भी मेरी फुट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का, यानी कि वही वाली स्थिति हो रही है कि भाई हम अगर सरकार में आए तो ओपीएस लागू करेंगे, लेकिन उनको ये चीज का नहीं पता कि जो एमपीएस से यूपीएस में अगर सरकार जाती है तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर एमपीएस के मुकाबले 62,500 करोड़ यानी कि 6250 करोड़ रुपए का सरकार के ऊपर, जिसको कहते हैं सरकारी खजाने के ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। जबकि अगर ओपीएस में गए तो वहां पे लगभग ये जाकर के 70,000 करोड़ रुपए का वो वजन पड़ता है सरकार के ऊपर। तो वो कहते हैं कि भाई 6250 करोड़ सरकार कैसे करेगी, फिर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे करेगी, डेवलपमेंट में कहां से लाएगी। लेकिन अगर सरकार 70,000 करोड़ कर देगी तो फिर वो डेवलपमेंट भी कर लेगी। दूसरी तरफ आप देखिए, जिस तरीके से चुनाव के अंदर जो तमाम वादे किए गए थे, चाहे उसके अंदर आप मैं बात करूं, चाहे उसके अंदर आप ये एमएसपी की बात करें कि एमएसपी गारंटी दे देंगे, ये महिलाओं को 1 लाख रुपए हर साल हम टका वाला देंगे, और ये जो जितने वादे किए थे मैं आपको बताऊं सुनील जी, उस समय भी ये बात कह रहा था कि जो केंद्र सरकार का जो बजट होता है 42 से 45 लाख करोड़ रुपए का, अगर आप ये जो वायदे कर रहे हैं अगर इन वायदों को आप पूरा करते हैं तो 50 लाख करोड़ रुपए को एक्स्ट्रा 50 लाख करोड़ रुपए तो आपको ये वायदे पूरे करने के लिए चाहिए। लेकिन वास्तविकता यही है कि आज के तारीख में जो भारत के अंदर जो राजनीति हो रही है वो केवल और केवल जिसको कहते हैं कि भरमाने की राजनीति हो रही है। अब ये अलग बात है कि भरमाने की और समझाने की राजनीति के अंदर कौन भारी पड़ रहा है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की तारीख में जो सत्ताधारी दल है भारतीय जनता पार्टी, उसका वो इस इकोसिस्टम का मुकाबला करने में असफल रही है, क्योंकि जिस तरीके से हर चीज के अंदर दोहरा मापदंड बता करके, यानी कि हर एक चीज के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे दोहरा मापदंड है, लेकिन जो सरकार का जो जिसको कहते हैं जो समझाने का तंत्र है वो कहीं ना कहीं इस समय दूषित हुआ पड़ा है, और जो दुष्प्रचार है वो कहीं ना कहीं जनता को ज्यादा समझ में आ रहा है।
क्योंकि इकोसिस्टम एक्टिवेट हो रखा है। अब ये चीज देखने वाली है कि जिस तरीके से सरकार बैकफुट पे जा रही है, चाहे उसके अंदर हम तमाम फैसले, चाहे अभी हमने देखा लेटरल एंट्री को सरकार ने वापस ले लिया, सरकार वक्फ संशोधन कानून लेके आ रही थी, उसके बाद में उसको संसदीय समिति को भेज दिया, और अब तो सरकार आप ये मान के चलिए यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस के बीच में, ठीक है सर, आते हैं आपके पास, वो बीच का रास्ता आते हैं सर आपके पास, आते निरंजन जी।